हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से ये पहचानेंगे कि हमारे जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी जैसे शब्द आते हैं वो सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, विकास कल अमेरिका जाएगा। यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? जाना। और मुख्य क्रिया के साथ आप क्या देख रहे हो, क्या आ रहा है? गा। तो जब भी गा, गे, गी ऐसे शब्द आएंगे मुख्य क्रिया के साथ, वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। हम कुछ और हिंदी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोनिया कल दिल्ली जाएगी। यहां पर मान लीजिए होता है सोनिया कल दिल्ली जाएगी। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे? आप मुझे अंग्रेजी कैसे सिखाओगे? तो ये सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। आप गौर करें, सभी में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी ऐसे शब्द आ रहे थे। तो ये तो हो गया कि आप ऐसा क्या देखेंगे वाक्य में जिससे आप कंफर्म करें कि ये सेंटेंस यानी ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब हम जरा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, भाव क्या होता है। हर टेंस में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक भाव होता है, जिसके आधार पर भी हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो किस टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भविष्य में होने वाले जो काम होते हैं उनकी जानकारी होती है, या संकल्प होते हैं। जैसे मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, ये क्या है? एक संकल्प है। पिताजी ऑफिस जाएंगे, ये क्या है? भविष्य में होने वाला एक एक्शन है, उसकी जानकारी हमें इस वाक्य से हो रही है। मैं अगले वर्ष नोएडा में रहूंगा, तो भविष्य में होने वाले एक्शन की जानकारी हो रही है। तो भविष्य में होने वाले किसी एक्शन की यानी कार्य की जानकारी होती है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट से। ओके, तो हमें कोई भी टॉपिक हो उसको दोनों तरीके से समझना है। यानी जो फिजिकल क्वालिटीज होती हैं, यानी वाक्य में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको पहचान करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? भाव। हर सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसमें क्या सूचना दी जा रही है, उसमें क्या फीलिंग है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको आगे के एडवांस चैप्टर्स में अच्छा करना है और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग स्टेज में ये चीजें भी हेल्प करती हैं कि हम बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। तो इनके आधार पर भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हर टेंस का आपको कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो। आप वाक्य के बारे में सोचें कि उसमें क्या सूचना दी जा रही है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कि अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। यहां देखिए, आप देख रहे हैं एक वाक्य, विकास कल अमेरिका जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसमें से ये शब्द हटा देते हैं कल, तो क्या ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर हम कल को हटा देते हैं तो भी ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का ही रहेगा। विकास अमेरिका जाएगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऐसा कोई शब्द आना जरूरी है जैसे कल, तभी वो सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा। ऐसा नहीं है। कल या परसों जैसे शब्द आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। विकास अमेरिका जाएगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। विकास कल अमेरिका जाएगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले आपको अपने वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की जानकारी जरूर होनी चाहिए। यहां पे ये कल क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए, इसको हमने ट्रांसलेट किया, विकास विल गो टू अमेरिका टुमारो। इसी सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम टुमारो यानी जो एडवर्ब है इसको ओपनिंग में ले सकते हैं। टुमारो कॉमा विकास विल गो टू अमेरिका। अब यहां एक और एग्जांपल देखिए आप, मोहन खाना पकाएगा। इसमें सब्जेक्ट है मोहन जो कि सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट है इसमें खाना। यहां कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में आप कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे,
देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था, और यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हर वाक्य की संरचना यानी स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है, सभी सेंटेंसेज एक जैसे नहीं होते। तो आपको ये जरूर पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है खाना और वर्ब क्या है, पकाएगा, राइट। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, मोहन विल कुक द फूड। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है आपको, वो समझनी है कि वर्ब्स क्या हैं और उनका प्रयोग हम किस आधार पर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी आपने अभी टॉपिक्स पढ़े थे उन सभी में अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी होती थी तो हम फोकस करते थे किस पर, नंबर पर। किसका नंबर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हम ये देख करके जज करते थे कि हमें कौन सी वर्ब लेनी है। ओके, यानी सब्जेक्ट का नंबर देख करके ही हम ये कंफर्म करते थे कि हमें उस वाक्य के अंदर, जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको इंग्लिश में, तो हमें सिंगुलर लेना है वर्ब या प्लूरल लेना है। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते थे। सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेते थे। लेकिन यहां इस टॉपिक में, फ्यूचर के अंदर, हम सब्जेक्ट का नंबर देख करके जज नहीं करते कि हमें विल लेना है या शैल लेना है, राइट। तो विल शैल का जो डिसीजन होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे एक और रूल काम करता है यहां इस टॉपिक में कि हमें विल लेना है या शैल लेना है, उसका आधार नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा जो रूल है जिसके बेस पर हम ये जज करते हैं, पता लगाते हैं, वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आई या वी है, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई या वी, तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, शैल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आई के साथ आपको क्या लेना है, शैल। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल। और हमारी मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, टीच। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। आई शैल टीच यू इंग्लिश। आई शैल टीच यू इंग्लिश, राइट। तो आपने आई के साथ शैल का यूज करना है। अगर होता मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, वी शैल टीच यू इंग्लिश, तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो आई एंड वी के साथ शैल और अदर्स के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, अदर सब्जेक्ट में हो सकता है ही, सी, इट, दे, या कोई भी नेम हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जैसे अजय एंड विजय, या सिंगल अजय सोनिया, कुछ भी। तो ऐसी कंडीशन में, यानी आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है विल। मान लीजिए यहां पर हिंदी वाक्य होता, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होती, ही विल टीच यू इंग्लिश। वे आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, दे विल टीच यू इंग्लिश। राधा आपको अंग्रेजी पढ़ाएगी, राधा विल टीच यू इंग्लिश। अगर यहां पर होता मोहन आपको अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो इंग्लिश क्या होती, मोहन विल टीच यू इंग्लिश। ओके, तो नॉर्मल जो रूल है वो ये है, ये बहुत पुराना रूल है, काफी टाइम से हम इसको इंग्लिश में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो ये कि जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें, और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश है, यानी आजकल जिस तरह की इंग्लिश
यूज की जा रही है, बोली जाती है, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में, चाहे सब्जेक्ट हमारा आईवी हो या ही सी इट या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में विल को यूज करने का ट्रेंड है। शैल का यूज काफी कम होता जा रहा है, खासतौर से स्पोकन इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लोग इस रूल को फॉलो कम करते हैं, यानी वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल सपोर्ट करते हैं, चाहे आईवी हो या कोई और सब्जेक्ट हो। लेकिन रिटन इंग्लिश में अभी भी ये रूल इसी तरह से काम करते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, आपकी नोटबुक चेक होगी, आपका क्वेश्चन चेक होगा, तो इस रूल के आधार पर चेक होगा। तो आप ध्यान रखें, आपको आईवी के साथ शैल ही यूज करना है। ओके, लेकिन ये बताना जरूरी था कि कई बार आप देखेंगे कि लोग स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं, राइट। ये एक तरह से ट्रेंड में है, बट आपको ये रूल फॉलो करना है कि आई एंड वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। कुछ हिंदी वाक्य ऐसे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसमें कमिटमेंट झलकता है, यानी संकल्प। मान लीजिए यहां पर वाक्य क्या होता, मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा। पहले क्या था, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो उसकी इंग्लिश क्या थी, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब मान लीजिए यहां होता, मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी निश्चित ही पढ़ाऊंगा। तो क्या होता, तो जब कभी हमारे सेंटेंस में संकल्प, धमकी, ऐसी फीलिंग आती है, तो ये रूल फिर रिवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आई एंड वी के साथ फिर आपको क्या लेना होता है, विल। ओके, जब आपके सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में कैसे शब्द आ रहे हो, जरूर, अवश्य, निश्चित ही, ऐसे शब्द आ रहे हो, मैं ये काम जरूर करूंगा, मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, तो आपको आई एंड वी के साथ विल लेना है और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लेना है। यानी पहले जो रूल बताया था उसका जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पे वाक्य था मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया आई शैल टीच यू इंग्लिश। अगर यहां होता कि मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होती, आई विल टीच यू इंग्लिश। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर यहां पे मान लीजिए वाक्य होता है वह आपको अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बनाते, ही विल टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर वाक्य हो जाए वह आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही शैल टीच यू इंग्लिश। तो ये जो नियम हमने आपको बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, इनको आप फॉलो करें, सही से समझें, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्टूडेंट्स, विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के ये जो रूल्स आप पढ़ते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आप नोट करते हैं, ये माइंड में सेट नहीं हो पाते। थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस के बगैर ग्रामर के जो रूल्स हैं कोई भी उनको अच्छे से नहीं समझ सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है और आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, किसी भी वीक टॉपिक में स्ट्रांग बनाती है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें सेंटेंस मेकिंग की, और जहां भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर किया करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। स्ट्रक्चर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हेल्प करते हैं जब आप एडिटिंग जैसी कोई एक्सरसाइज करते हैं या रीऑर्डरिंग करते हैं। रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में, खासतौर पर हाई स्कूल इंटर में जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन 100% आते हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स जो भी होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो भी आप राइटिंग सेक्शन में काम करते हो, जैसे कि लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, हर जगह, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग हर टॉपिक में होती है, बिना सेंटेंस के ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है, और जहां सेंटेंस मेकिंग होगी वहां स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने आपको बताया कि कोई भी टेंस हो उसमें जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो स्टूडेंट नए हैं हमें ये बताना है उनको कि ए का मतलब क्या है यहाँ पे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे हिंदी वाक्य
जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो और जिसमें नहीं, कभी नहीं, ऐसे शब्द भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी सीखोगे, तो ये वाक्य क्या है? अफर्मेटिव। तो किसी भी टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो रूट स्ट्रक्चर होता है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो आप अंग्रेजी सीखोगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू विल लर्न इंग्लिश। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट अपने नियम अनुसार ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको विल सेल का सिलेक्शन करना है। आईवी के साथ शैल लेना है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लेना है। लेकिन अगर आपके हिंदी वाक्य में जरूर या अवश्य या निश्चित ही ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ये रूल रिवर्स हो जाएगा। आई एंड वी के साथ फिर विल आएगा, बाकी के साथ शैल आएगा। उसके बाद इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। जिन भी टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म याद नहीं होती, सेकंड थर्ड फॉर्म याद नहीं होती, तो उनका सेंटेंस इस वजह से रॉन्ग हो जाता है कि वो जो सेकंड थर्ड फॉर्म की जहां जरूरत होती है वो फॉर्म गलत लगा देते हैं। लेकिन जिन जिन टॉपिक्स में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है टेंसेज में, वो थोड़ा आसान रहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको रूट फॉर्म से ही काम चल जाता है। तो जो बच्चे वीक होते हैं वर्ब की फॉर्म्स के मामले में, उनका सेंटेंस भी राइट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और दे रखा है तो फिर कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस मान लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे, राहुल खाना नहीं खाएगा, मोहन दिल्ली नहीं जाएगा, तुम यह काम कभी नहीं करोगे। ऐसे जो वाक्य होंगे उनकी इंग्लिश बनाएंगे आप, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, विल सेल लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, जो रूल बताए गए हैं उन रूल्स के हिसाब से। उसके बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। फिर बॉक्स, बॉक्स का मतलब है जो ऊपर दे रखा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। आप दिल्ली नहीं जाओगे तो यू सब्जेक्ट, उसके साथ हमें क्या लेना होगा? विल, और नॉट गो टू दिल्ली। अब हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें हम 4 टाइप्स पढ़ाते हैं। I1, I1 कौन से होते हैं? जो क्या से शुरू होते हैं। क्या आप दिल्ली जाओगे? क्या आप खाना खाओगे? क्या आप अंग्रेजी सीखोगे? क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे? क्या आप मेरी बात सुनोगे? क्या मुझे ये सवाल समझाओगे? क्या मेरे लिए एक बुक खरीदोगे? ऐसे वाक्य किस में आते हैं? I1 में, राइट। अब ऐसे वाक्यों को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वहां आपको ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे? विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, टीच मी इंग्लिश, राइट। तो बॉक्स का मतलब क्या है? जो ऊपर हमें दे रखा है, एमवी फर्स्ट यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सभी में सेम रहेगा जहां पे बॉक्स आ रहा है। अब मान लीजिए आपका जो वाक्य है वो है I1N। I1N का मतलब क्या है? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार फिर से बता दें, इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, यानी क्या भी होगा वाक्य में और नहीं भी होगा। क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे? क्या आप दूध नहीं पियोगे? क्या आप मेरी किताब वापस नहीं करोगे? क्या आप यह गाना नहीं सुनोगे? क्या आप ये मूवी नहीं देखोगे? क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाएंगे? क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे? ऐसे वाक्य I1N में आते हैं। तो मान लीजिए सेंटेंस है आपका, हिंदी वाक्य है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। तो इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब I2 देखिए, I2 का मतलब है इंटरोगेटिव टाइप 2, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड तो आता है लेकिन मिडल में। आप कल कहां जाओगे? आप मुझे क्यों बुलाओगे? आप यह सवाल कैसे करोगे? आपको हिंदी कौन पढ़ाएगा? पिताजी ऑफिस कब जाएंगे? ऐसे जितने भी वाक्य हैं वो I2 है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। आप ऑफिस कब जाओगे? तो व्हेन, क्वेश्चन वर्ड क्या था? कब, तो उसकी इंग्लिश आएगी व्हेन, WHEN। विल यू गो टू ऑफिस, राइट। अब I2N, I2N कौन से स्टेटमेंट होते हैं? I2N होते हैं वो स्टेटमेंट्स जिनके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी होता है लेकिन मिडिल में, और नहीं भी आता है। आप ऑफिस क्यों नहीं जाओगे?
मेरी बहन कंप्यूटर क्यों नहीं सीखेगी? तुम मेरी किताब क्यों नहीं दोगे? आप मुझे फोन क्यों नहीं करोगे? ऐसे वाक्य I2N में आते हैं। अब मान लीजिए आप मुझे फोन क्यों नहीं करोगे, ये हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो क्यों यानी वाई, विल यू नॉट कॉल मी, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते। ये जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है स्क्रीन पर, इनको आप स्क्रीन को स्टिल करके नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और इनका आपको नोट करना और इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है आगे की चीजों को सही से समझने के लिए। और अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो, आपको लगा हो आपके ये कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन, जय हिंद।